किसान साथियों, आज हमारे बीच स्टूडियो में हैं डॉक्टर विवेकानंद सती। आप उप निदेशक पशुपालन हैं उत्तरकाशी में। सर्दी अपने चरम पर अब धीरे धीरे पहुंचने वाली है। ऐसे में हमारे जो पशु हैं उनकी खास तौर पे देखभाल की ज़रूरत होती है। तो कैसे हम अपने पशुओं की देखभाल करें, इस बारे में डॉक्टर साहब आज बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर्दियों की बात कही जाती है और ऐसे में हम अपनी देखभाल तो करते ही हैं, जी अपने पशुओं की देखभाल भी इन दिनों करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा बताएं किसान साथी कैसे देख रेख पशुओं की करें और उनका आहार किस तरह का हो। सबसे महत्वपूर्ण तो जो हम आम तौर पे बात करते ही हैं, सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, जो भी मौसम होता है उसके अपने अपने स्ट्रेस पैदा होते हैं शरीर में। तो सर्दी का स्ट्रेस सबसे ज़्यादा हमें एविडेंट या प्रत्यक्ष दिखाई देता है, क्योंकि हमें खुद सर्दी महसूस होती है। टेम्परेचर जब नीचे गिरता है वातावरण का और हमारा शरीर उससे कोप करने के लिए ज़्यादा शक्ति का उत्पादन उसको आवश्यक हो जाता है, ऐसे ही पशुओं का है। बाकी स्ट्रेस जो होते हैं, जो भी तनाव शरीर को मिलेंगे, उसके अतिरिक्त सर्दी का स्ट्रेस इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हमें शरीर का जो उत्सर्जन और चय अपचय संबंधी मैकेनिज्म्स होते हैं शरीर में, उनको अपने जो ज़रूरी तापमान मेंटेन करने के लिए बहुत सारी शक्ति खर्च हो जाती है। जितना भी हम भोजन लेंगे, उस भोजन से हम शक्ति संचय करेंगे। शक्ति पैदा पहले होगी, फिर संचय होगी शरीर में, और फिर वो अपने सारे जो भी एनर्जी मेंटेनेंस या प्रोडक्शन या उत्पादन वाले काम हैं उनके लिए उस शक्ति का प्रयोग शरीर करता है। तो उसका जो बैलेंस है वो कम हो जाता है, वो एक तरह से विकृत हो जाता है जब हमें बहुत सारी शक्ति सिर्फ अपना तापमान मेंटेन करने में खर्च करनी पड़ जाए। जी जी। तो इसके लिए दो तीन तरीके हम मोटे तौर पे देख सकते हैं। एक तो ये कि हम तापमान को गिरने ना दें, जैसे हम लोग अपने लिए करते हैं कि कपड़े पहनना, कुछ ऐसे कपड़े पहनना जिससे कि हमारे शरीर का तापमान बाहर के तापमान से प्रभावित ना हो या कम प्रभावित हो। इसी प्रकार पशुओं के लिए भी होता है। जैसे गांव में जो पशुपालकों की भाषा में झूल बोलते हैं, जिस पहरन को जो पशुओं के ऊपर डाल देते हैं, वो आजकल तो सिंथेटिक भी बनने लगे हैं। पहले से प्रयोग में था वो जूट या जैसे अनाज की बोरियों वाला जो मटेरियल होता है उसको यूज करके झूल बना देते थे शरीर पे ढकने के लिए। जी। तो ये तो एक तरीका है कि हम ऊपर से शरीर का जो त्वचा से टेम्परेचर लॉस होता है उसको रोक सकें। दूसरा, हम उसके आसपास का वातावरण ऐसा बनाएं कि जिससे हीट लॉस ना हो, शरीर के जो तापमान है उसका ह्रास ना हो पाए। इसके लिए हमें पशुशाला में वेंटिलेशन मेंटेन करते हुए वहाँ हवा का फ्लो इतना कंट्रोल करना है कि वो ठंड का प्रभाव कम हो जाए। जी। और इसके अतिरिक्त फिर हम खान पान पे आते हैं। तो खान पान हमें इतना ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जो कि टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करेगी। उसमें हम पशु को हेल्प कर सकें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें दें जो कि उसको हजम करने में भी आसानी हो और उससे शरीर का तापमान मेंटेन हो सके। जी, तो चारे की बात आपने की, आहार की बात आपने की। जी, कैसा आहार पशुओं को इन दिनों दें? इसमें हम बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं लाएंगे, क्योंकि जब हम पशु का आहार में बदलाव लाते हैं तो भी उससे कुछ चय अपचय संबंधी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। हम मुख्यतः इसमें शीरा या गुड़ का प्रयोग उसकी नॉर्मल आहार के साथ समावेशित करें तो इसमें हमें फ़ायदा मिलता है। शीरा आमतौर पे ग्रामीण उस परिवेश में सुलभ होता ही है, जी जी। जिसको चारे के साथ मिला करके दिया जा सकता है। और यूरिया से उपचारित जो चारा होता है, जिसको हम यूरिया ट्रीटमेंट कहते हैं, जिस विधि को, उससे उपचारित किया हुआ भूसा जो है वो हम दे सकते हैं और गुड़ दे सकते हैं। जी। ज्यादा मात्रा में हरा चारा पशुओं को नुकसान पहुंचा सकता है, तो क्या कहेंगे पशुपालक साथियों से? कितनी मात्रा में उनको इन दिनों हरा चारा देना है? जी जी बिल्कुल। जैसे हमने कहा कि हमारे शरीर को जिस तरह के खाने की आदत हो या जिस तरह के खाने का के लिए वो सूटेबल हो, वो देना फ़ायदेमंद होता है। हरा और सूखे चारे में एक संतुलन आवश्यक है। एक तिहाई चारा हमारा हरा हो सकता है, दो तिहाई चारा हमारा सूखा ही होना चाहिए। अच्छा। और बहुत ज़्यादा हमें अनाज वाले घटक जो हैं, जो फैक्ट्री निर्मित पशु आहार होते हैं अधिकतर उसमें पाते हैं, उसको भी हमें नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि दुग्ध उत्पादन के अनुसार ही ये दिया जाता है। दुग्ध उत्पादन ना करता हुआ पशु, उसको अधिक अगर हम देंगे तो उससे भी मेटाबॉलिक डिजीजेस हो सकती हैं। चाहिए। जी, अच्छा, आप कह रहे हैं चय अपचय संबंधी परेशानियां हो सकती हैं पशुओं को,
तो बताएं कि क्या है चय अपचय और इससे संबंधित कौन कौन सी परेशानियां हमारे पशुओं को हो सकती है। चय अपचय संबंधी जो रोग हैं इनको हमारे शरीर के पाचन से लेकर के और पाचन क्रिया संपूर्ण होने और उसके बाद की भी जो प्रक्रिया है जिसमें कि कार्बनिक पदार्थ जो भी हैं शरीर में उनके रासायनिक रिएक्शंस के द्वारा बॉडी का आवश्यक फंक्शंस हैं वो मेंटेन होते हैं, उसको हम चय अपचय कहते हैं संबंधी। जी, तो क्या कुछ रोग इस समय सर्दियों में हो सकते हैं इससे संबंधित। सबसे अधिक जो रोग इस समय हो सकते हैं वो मौसम सर्दी का और साथ में जो लेट प्रेगनेंसी और अर्ली लैक्टेशन जिसको हम बोलते हैं, दुग्ध काल जो होता है शुरुआत का, जिसमें कि एनर्जी बैलेंस बिगड़ता है शरीर का जी। वो उससे संबंधित होते हैं। इसमें एक मिल्क फीवर नाम का रोग सबसे चर्चित और सबसे प्रभावी है जो कि उत्पादन को भी और इस तरह से देखा जाए तो किसान की या पशुपालक की इकोनॉमिक्स को प्रभावित करने वाला होता है। एकदम से ही शरीर कमज़ोर होकर के वो समय नहीं देता उपचार का और वो पशु के प्राण भी ले लेता है कभी कभी, अगर हम समय पे एक्शन ना ले सकें। तो सर्दी के मौसम में से बचना बहुत ज़रूरी है, बहुत घातक रोग है और बहुत कम समय दे पाता है। तो किसान भाई घर में कैसे करें कि अब पशु को इस ढंग से वो उपचारित कर सकते हैं कि घर के ही उपाय कर लें कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात पे ध्यान देना होगा कि हम मिल्क फीवर यानी कि कैल्शियम की कमी से उत्पन्न होने वाला कंडीशन जिसमें कि शरीर का तापमान एकदम से गिरता है और वो गिरे हुए तापमान की वजह से ही प्राण निकलते हैं, उसको कैल्शियम की मात्रा शरीर में गिरने ना पाए। तो लेट प्रेगनेंसी में थोड़ा थोड़ा कैल्शियम देना ज़रूरी होता है, जिसके बारे में जानते होने के बावजूद भी उस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाने के कारण किसानों को कई बार नुकसान होता है। तो किसान भाई हमारे ये ध्यान रखें कि जैसे ही हमारे पशु का जो गर्भकाल अंत की तरफ आता है तो उस समय कैल्शियम की भरपूर मात्रा उसके वजन के हिसाब से उसके पशु चिकित्सक से सलाह ले लें और उसको रेगुलर देते रहें। और जैसे ही उसका दूध उत्पादन होता है शुरू, तो पहला जो दूध होता है जो कि जिसको खीस बोलते हैं या कोलेस्ट्रम कहते हैं इंग्लिश में, जो कि उसके बच्चे के लिए इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए और उसकी सबसे प्रथम शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है पशु के शरीर से। तो वो कैल्शियम जब दूध में निकलेगा उसकी पूर्ति करने के लिए हमें कैल्शियम जैसे ही बच्चा हो जाता है कैल्शियम की मात्रा बढ़ा करके देनी चाहिए। जितना दुग्ध उत्पादन ज़्यादा होगा उतना कैल्शियम शरीर से निकलेगा, उतनी हमें पूर्ति करनी पड़ेगी। कम उत्पादन करने वाले पशुओं को कम होता है ये रोग, और होता है तो अपने आप भी कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जिसका उत्पादन ज़्यादा होगा उस पशु के शरीर में से नुकसान भी ज़्यादा होगा कैल्शियम का, तो उसकी भरपाई उतनी ही तेज़ी से हमें कर लेनी चाहिए। इसके अलावा क्या कुछ और भी रोग होने की संभावना रहती है? अगर हम हरी और सूखे चारे का सही अनुपात ना रखें तो उससे उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं, हरा चारा ज़्यादा खा लेते हैं पशु और वो लंबे पीसेस होते हैं चारे के, उसको बारीक कुट्टी ना करके देना, उससे भी उत्पन्न होता है हाइपोमैग्नीसीमिया बोलते हैं हम इसको। तो ग्रास टिटेनी, जिससे कि जो ग्रास हरी घास ज़्यादा खाने से कमज़ोरी, डिप्रेशन और शरीर की आवश्यक फंक्शंस को डिस्टर्ब करने वाला काम करता है, ये मेनली वो है। तो हमें हरा चारा और सूखे चारे का एक सही अनुपात रखना चाहिए हमेशा। दुग्ध उत्पादन के लिए आहार कैसा दें, दाने की मात्रा कितनी हो, हरा चारा कितना हो, थोड़ा सा इस बारे में भी हमारे किसान साथी जानना चाहेंगे। जी जी, हरा चारा हमेशा जितना हमें टोटल फूड देना है जानवर को, अगर हमारे पशु का 9 किलो का आहार है कुल मिला करके, तो 6 किलो उसमें से हमें सूखा चारा देना चाहिए और 3 किलो हम हरा चारा दे सकते हैं। इसको मिक्स करके देने से पशु के जो रुझान होता है खाने का वो भी अच्छा होता है और पाचन में भी इससे मदद मिलती है। जी, दाना आप भिगाकर देने की सलाह देना चाहेंगे या पकाकर देना इन दिनों दाना सही रहेगा? इन दिनों में पका करके देने से एक तो उसके अंदर जो लेटेंट हीट रह जाती है वो फ़ायदेमंद रहेगी, और पका करके देने से हाजमा आसान हमेशा होता है, क्योंकि जो ब्रेक डाउन बॉडी के अंदर जाके होना है वो ऑलरेडी थोड़ा सा नरम होकर के पक करके जो उसका ब्रेक डाउन प्रोसेस स्टार्ट हम कर चुके होंगे, तो शरीर को उसमें एनर्जी कम लगेगी खर्च करने में। और भिगा करके देने वाली स्थिति में जहाँ होती है तो वहाँ पे ये ध्यान रखें कि अगर हम पकाने में अक्षम हैं कहीं पे,
तो हम ठंडे पानी में ना भिगाएं, या हम भिगा के रखें तो थोड़ी देर उसको धूप में इस तरह से रख दें कि उसका जो तापमान है वो शरीर के तापमान से मिलता हुआ रहे। ऐसा ना हो कि खाना शरीर में जाने के बाद उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में ही शरीर का एनर्जी लॉस उसमें होने लगे। दाने के साथ डॉक्टर साहब पशुपालक अपने पशुओं को गुड़ भी देते हैं, तो आप क्या सलाह देंगे? जी बिल्कुल, जैसे हमने पहले भी कहा, शीरा और गुड़ ये दो चीज़ें ऐसी हैं, या तो शीरा या गुड़, ये आप हमेशा पशु को देते रहें तो उससे बहुत सारे फायदे हैं। सिर्फ एनर्जी का ही नहीं, इससे पाचन में भी मदद मिलती है। जी, तो डॉक्टर साहब सर्दियों को लेकर और कोई महत्वपूर्ण सलाह आप हमारे पशुपालक साथियों को देना चाहेंगे? सर्दियों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सलाह तो आप यही है कि पशुओं का वेंटिलेशन रेस्ट्रिक्टेड करते हैं। ऐसा भी ना हो कि हम थोड़ा सा इग्नोरेंस में हम ऐसा कर दें कि वेंटिलेशन ना हो पाए तो मीथेन इकट्ठा हो जाए पशुशाला में और वो नुकसान दे उसको। ये नुकसान हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसको नुकसान तो देगा ही। जी जी जी। और सीमित वेंटिलेशन करके पशुशाला को गर्म रखने की कोशिश करें। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दिन में जितना हो सके पशु को सूर्योदय के आसपास से लेकर के जब तक धूप तेज नहीं हो, असहनीय ना हो, तब तक धूप में रखें। वो सबसे फायदेमंद चीज़ है। का कोई सानी नहीं है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हल्की धूप का एक्सपोजर पशु के लिए और हमारे लिए भी, किसी भी जीवित शरीर के लिए हल्की धूप का एक्सपोजर बहुत अच्छा रहता है। वो उतना ध्यान देंगे उतना अच्छा रहेगा। जी, तो डॉक्टर साहब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने हमारे पशुपालक साथियों को कि सर्दियों में किस तरह से वो अपने पशुओं की देखभाल करें। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।